Hello students, welcome in our video classes. Today we are starting the remaining portion of nose, throat and the sinus. We are start with the rhinopathies. So what is the rhinopathy? It is the disorder of nasal cavity that include the allergic and not allergic rhinitis, and it characterized by interrupt normal functioning of olfaction, वार्मिंग, फिल्टरिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, तो रीनोपैथी जो माना जाता है मेनली डिसऑर्डर है नेजल कैविटी का, जिसमें दो कंडीशन यहाँ पर इंक्लूडेड है, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, मेन अगर बात करें राइनाइटिस में जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो रनिंग नोज होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पर कि जो नॉर्मल फंक्शन है, जो नेजल कैविटी का या नोज का नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन है ऑल्फेक्शन का, दूसरा जो फंक्शन है उसका कि जो इंस्पायर्ड एयर है उसको वार्म रखने का, फिल्टर करने का या ह्यूमिडिफाई करने का वर्क है, तो वो अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑल्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो होने लगती है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर दो टाइप है। ठीक है, राइनाइटिस के या रेनोपैथी के तो फर्स्ट टाइप है एलर्जिक राइनाइटिस। नाम से पता चल रहा है एलर्जिक मीन्स एलर्जी की वजह से होने वाला राइनाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, ऑल्सो नोन एज द है फीवर। ठीक है, एक और नाम क्या है इसका, अदर नेम इज है फीवर। ठीक है, it is a type of inflammation in the nose which occur when the immune system overreact to the allergen in the air। ठीक है, तो ओवर जो है हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। उसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हाइपर रिस्पॉन्स करता है, और उसकी वजह से जो एलर्जी के अगेंस्ट जो है हाइपर रिस्पॉन्स करने की वजह से जो है फिर प्रॉब्लम होती है, रनिंग डिस्चार्ज होता है, ये सब साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मली एलर्जन क्या है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, सच एज पॉलन, पैट हेयर्स, डस्ट और मोल्ड्स, है ना। ये सारे के सारे एनवायरमेंटल एलर्जन है और जेनेटिकल इनहेरिटेंट की वजह से ऐसा हो रहा है कि एक इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो जेनेटिकली क्या है, थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिव है। ठीक है, तो दोनों की कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी अकर डेट परमिट द वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। ठीक है, तो नॉर्मली जो रनिंग डिस्चार्ज है या जो नेजल म्यूकोसा का जो इन्फ्लामेशन है वो क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगा और उसकी वजह से इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी होगी, और जिसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो वहाँ से जो है वो डिस्चार्ज होकर के एक्स्ट्रा सेलुलर आएगा, यानी रनिंग डिस्चार्ज जो है वो होने लगेगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है इसमें नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। सेकंड टाइप नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, यानी कि यहाँ पर एलर्जी नहीं है, दूसरी कंडीशन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है नेजल म्यूकोसा का। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स फर्स्ट है इन्फेक्शन, वायरल एंड बैक्टीरियल। ठीक है, तो सबसे कॉमन है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, ड्रग्ड इंड्यूस में आता है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो अगर एक्सेसिव यूज़ कर रहा है टॉपिकल नेज़ल डीकंजेस्टेंट का, अगर ज़्यादा नेज़ल ड्रॉप का बार बार यूज़ कर रहा है, नेज़ल स्प्रे का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन टाइप की बात करें नॉन एलर्जिक में, तो वैसोमेटर राइनाइटिस, ये अनएक्सप्लेन्ड ऑटोनोमिक नेज़ल डिसफंक्शन है, यानी इसमें एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि ऐसा क्यों होता है, बट माना जाता है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसकी जो सप्लाई है या उसकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, एक्सिस रेस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज जो है उसमें ज़्यादा सप्लाई होगी, और उसकी वजह से जो है यहाँ पर एलर्जिक देखने को मिलती है या नेज़ल कंजेशन जो है उसका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो राइनाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ की जगह यहाँ इन लिख लीजिएगा, राइनाइटिस इन प्रेगनेंसी। ठीक है,
तो प्रेगनेंसी जो है वो नेजल कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एस्ट्रोजन मिटियाडेट म्यूकोजल एंगोर्जमेंट में ऑल्सो ओकर विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। तो यहाँ पर ये प्रेगनेंसी में हो रहा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से एस्ट्रोजन मीडियाटेड म्यूकोजल एंगोर्जमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है और उसकी वजह से जो कंडीशन राइनाइटिस की वो बनती है। साथ ही साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी हो, ड्रग इंड्यूस की हम बात करें तो कोई अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा है तो उसको भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, वहाँ पर भी हार्मोनल चेंजेस होगा और उसकी वजह से जो है ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो ये कॉमन टाइप्स है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो दोनों ही टाइप में जो मेन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है वो रिनोरिया या हाइपर सिक्रेशन जिसको हम कहते हैं, रनिंग वाटर डिस्चार्ज होता है ना, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, ठीक है, ड्रिपिंग नोज, ये सारे। साथ ही साथ स्नीजिंग भी होगी, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी पेशेंट को। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स, नेज़ल कंजेशन, प्रेशर और स्टिफनेस, हेडेक, जर्नल वीकनेस, फीवर, आई इचिंग, टीयरिंग, रेडनेस। आई में भी जो है क्योंकि एलर्जी है, एलर्जी पर्टिकुलर यहाँ पर नेजल म्यूकोसा में हो रही है, बट साथ ही साथ जो है वो अगर आई में भी देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो आई के अंदर जो है ईचिंग, टीयरिंग हो सकती है ना, रेडनेस देखने को मिल सकती है। ईयर भी इफेक्ट होगा क्योंकि ईएनटी तो जुड़ा हुआ है पूरा, तो यहाँ पर नोज़ में प्रॉब्लम की वजह से ईयर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अल्ट्रेशन इन ईयरिंग। और यहाँ पर फुलनेस आएगा, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो देखने को मिलता है, यानी ऐसा लगता है भारी भारी सा, है ना, कान में, ईयर में कुछ चला गया है, भारी भारी सा हो गया है, तो वो कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है ना। ब्लॉकिंग टाइप जो है वो फीलिंग यहाँ पर आती है ईयर में भी, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन उसका किया जाएगा कि पेशेंट को कब से प्रॉब्लम हो रही है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, पेशेंट का नॉलेज कितना है, कौन से सीज़न में ज़्यादा होता है, कौन से एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है, या अगर इंडिविजुअल के घर में अगर किसी तरह के पेट एनिमल है उनके साथ जब वो एक्सपोज होता है तब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो जिससे कि हमें पता चल सके कि क्या एग्जैक्ट कोज है, टाइप कौन सा है, एलर्जिक है, नॉन एलर्जिक है, तो वो सारे क्वेश्चन हम हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट से करेंगे। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में कंप्लीट हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बट मेनली जो यहाँ पर फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, मेनली जो ईएनटी से रिगार्डिंग उसको प्रॉब्लम हो रही है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है रास्ट टेस्ट may be helpful in determine specific allergic sensitivity। तो ये स्पेसिफिक टाइप का जो है वो टेस्ट किया जाता है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कोई स्पेसिफिक एलर्जन सेंसिटिविटी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट रेनोस्कोपी, यहाँ पर स्कोपी वर्ड आ गया। स्कोपी वर्ड जहाँ आता है वहाँ हम समझ जाते हैं कि इट इज़ द विजुअलाइजेशन ऑफ, तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन ऑफ किसका है, नेजल कैविटी एंड नेजोफेरिंग्स का, ठीक है, टू डिटरमाइन द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द नेजल म्यूकोसा। स्किन टेस्ट बाय द एक्सपोजर विद द सस्पेक्टेड एलर्जन, इसको पैच टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम से इसको क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ कई सारे टाइप के जो है एलर्जन से एक्सपोज कराया जा रहा है पेशेंट को, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो यहाँ पर जितने भी डॉट लगे ये एक्चुअल में बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर क्या लिया गया है, एलर्जन लिया गया है, ठीक है। तो एलर्जन से एक्सपोज कराया जाता है कुछ टाइम के लिए। अगर एलर्जन उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पर्टिकुलर एलर्जन से उस पेशेंट में है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर अगर एलर्जन की वजह से जो है वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी पेशेंट के अंदर जिस भी पर्टिकुलर एलर्जन की वजह से ऐसा हो रहा है उससे एलर्जिक रिएक्शन होगी, बाकी के जो एलर्जन हो गए उससे कोई यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो जो सस्पेक्टेड एलर्जन होते हैं वो एलर्जन लगाए जाते हैं, कुछ टाइम के लिए एक्सपोज करवाया जाता है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का स्किन चेंजेस होता है, रैशेज होते हैं, ठीक है, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस पर्टिकुलर एलर्जन की वजह से जो है
पेशेंट में जो हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो फिर उसको सजेस्ट किया जा सके कि उस पर्टिकुलर एलर्जन से उसको अवॉइड होना है, एक्सपोज होने से बचना है। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाता है अवॉइडेंस, ठीक है। अवॉइडेंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली ट्रीटमेंट। पेशेंट शुड बी मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद द ऑफेंडिंग एलर्जन। अगर एलर्जन का पता चल जाता है, सबसे पहले एलर्जन को आइडेंटिफाई करना। अगर एलर्जन का पता लग जाता है तो पेशेंट को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो एलर्जन के साथ एक्सपोज ना हो। नेक्स्ट, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द एनिमल, अवॉइड डस्टिंग, ये सब उसको अवॉइड करना है। ना स्मोकिंग करनी है, ना ही जो एनिमल डेंडर्स के साथ कोई कॉन्टैक्ट रखना है। डस्टिंग वगैरह भी उसको नहीं करना है, किसी और फैमिली मेम्बर की हेल्प लेनी है अगर डस्टिंग वगैरह करना है तो, ठीक है। यूज्ड क्लोज होम सेटिंग, बिल्कुल क्लोज एरिया में उसको रहना है, विंडो वगैरह क्लोज करके रखनी है ना। एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट का ज़्यादा यूज़ करना है। एयर फिल्टर अगर पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा इस तरह के पॉल्यूट एनवायरनमेंट में अगर कोई इंडिविजुअल रहता है, ठीक है, जैसे हम दिल्ली की बात कर सकते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो वहाँ पर जो है एयर फिल्टर जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। यूज़ मास्क एंड फेस कवर ड्यूरिंग द आउटिंग, तो आजकल आप सभी को पता है मास्क का और जो है फेस कवर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ड्यूरिंग, है ना, क्योंकि अभी जो है कोरोना की वजह से ये ये अभी सबके लिए जो एसेंशियल हो गया है फेस मास्क। तो ये स्पेशल ऐसे पेशेंट जिनमें एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होती है ना, जो सेंसिटिव होते हैं एलर्जी से, उनको ज़्यादा हमेशा हर वक्त उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो बाहर जाएँ मास्क पहन करके जाएँ, जिसकी वजह से एलर्जन के एक्सपोजर को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट की, तो H1 एंटी हिस्टामिन दिए जाते हैं टू ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, ठीक है। तो ब्लॉक हो जाएगा हिस्टामिन का, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो एक्सेसिव डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, और साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है वो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो ड्रग की अगर हम बात करें, जो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है वो लोराटाडिन, सिट्रीजिन मोस्ट कॉमन है ही सही, ठीक है। डेसलोराटाडिन, फेक्सोफेनाडिन एलेग्रा के नाम से भी ज़्यादा पॉपुलर है। लिवोसिट्रीजिन आर लॉन्ग एक्टिंग एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है। तो एक कॉमन ड्रग के एग्जाम्पल है जिनको कि दिया जा सकता है पेशेंट को। टॉपिकल एंटीहिस्टामिन, नेजल स्प्रे अवेलेबल बाय द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो नेजल स्प्रे या नेजल ड्रॉप भी जो है यूज़ की जा सकती है, जैसे एजालास्टिन, ब्यूडोसोनाइट, ये रिनोकोट के नाम से पॉपुलर है, ठीक है। इसी तरह से फ्लूटिकासोन, फ्लोनेस के नाम से इसको जाना जाता है, एंड ट्राई एमसिनोलोन, ये नेज़ाकोट के नाम से ज़्यादा ब्रांडिंग आती है इसकी, उससे पॉपुलर है। तो ये कॉमन जो है नेज़ल स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप है जो भी यूज़ किए जा सकते हैं टू कंट्रोल द हाइपर सेंसिटिविटी इफेक्ट, ठीक है। इनका क्या यूज़ है, क्या पर्पज़ है, क्यों यूज़ किए जाते हैं? रेड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, प्रिवेंट मीडिएटर रिलीज, कैन बी यूज सेफली एवरी डे, मे बी गिवन सिस्टमेटिकली फॉर ए शॉर्ट कोर्स ड्यूरिंग ए डिसेबलिंग अटैक, ठीक है। तो इनका ये मेन यूज़फुल है कि इनको रेगुलर भी यूज़ किया जा सकता है पेशेंट के द्वारा, अगर उसको लगता है कि उसको जो है डेली किसी ना किसी तरह से एलर्जन से जो है वो एक्सपोज होना पड़ेगा और उसको जो है ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इस तरह से जो है इनको डेली इन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें एंटी कोलर्जेनिक एजेंट, तो ये भी यूज़ किए जाते हैं टू इनहिबिट द म्यूकस सिक्रीशन। अब आई से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वहाँ पर टॉपिकल आई ड्रॉप यूज़ की जा सकती है टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड टू रिलीव ईचिंग एंड बर्निंग, ठीक है। किसी को अगर आई से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी जो है वो आई में भी दिखाई को दे रहे हैं सिम्टम्स, तो वहाँ पर आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है। इन्फेक्शन सपोर्टिव केयर फॉर वायरल एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल, ठीक है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर जो एंटीबायोटिक्स है या जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वायरल के रिगार्डिंग, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वार्म वाटर ड्रिंक करना, ठीक है, इसी तरह से एक्सपोजर को अवॉइड करना, ठीक है, किसी भी तरह का जो हैवी डाइट है उसको अवॉइड करना, एक हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट लेना, तो ये सारे जो
प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, ये सारे प्रिकॉशंस भी रखे जाएं, पेशेंट को सजेस्ट किए जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी जो है वो भी कॉमनली यूज की जाती है। इम्यूनोथेरेपी प्रोड्यूस टू फॉलोइंग इम्यूनोलॉजिक चेंजेस, ठीक है। तो इम्यूनोथेरेपी जो है इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस के लिए यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो IgG ब्लॉकिंग होगा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ IgG ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज दैट कंबाइन विद द एंटीजन बिफोर इट रिएक्ट विद द IgG एंटीबॉडीज, ठीक है। तो IgG एंटीबॉडीज से जो है वो रिएक्ट ना हो, उससे पहले ही जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, इस तरह की एंटीबॉडीज दी जाती हैं, ठीक है, ताकि जो है IgG का जो रिएक्शन है वो ज़्यादा नहीं होगा, उसका जो IgG का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है एलर्जन के एक्सपोजर के साथ, तो वो यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो और उसकी वजह से फिर हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, में डिक्रीज IgE एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, में डिक्रीज IgE एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। तो IgG एंटीबॉडीज़ जो है वो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट भी जो है अपना वर्क करती है, उसको डिक्रीज़ करने का काम करती है, ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट, नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में बात करें फर्स्ट, तो नर्सिंग असेसमेंट ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ सीवियरिटी एंड सीजनलिटी ऑफ सिम्टम्स, कौन से सीजन में ज़्यादा हो रहा है, कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन उसका करना, एज फॉर ऑक्यूपेशन, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, आस्क टू नो बैड हैबिट लाइक स्मोकिंग, ठीक है। इंस्पेक्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक टीयरिंग, कंजेक्टिवल एरिथमा, पेल नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन विद द क्लियर डिस्चार्ज एंड माउथ ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है मेनली उनको आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। अस्कल्टेड लंग्स फॉर द वीजिंग और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस्थमा, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन होता है अस्थमा, तो अस्थमेटिक सिम्टम्स अगर हैं तो उनको भी जो है यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू नेजल कंजेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नर्सिंग गोल यहाँ पर क्या होगा, टू मेंटेन और टू इम्प्रूव द इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या किए जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग, अगर यहाँ पर हम बात करें तो ब्रीथिंग को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दी जा सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जा सकता है, स्टीम इनहेलेशन दिया जा सकता है, नेबुलाइज कराया जा सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर इंटरवेंशन किए जा सकते हैं ताकि उसकी ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव किया जा सके। एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू रनिंग नोज एंड नेजल इरिटेशन, ठीक है। तो टू रिलीव एंजाइटी एंड टू प्रमोट कंफर्ट यहाँ पर गोल होगा। इंटरवेंशंस आर टू एनकरेज पेशेंट एक्सप्लेन अबाउट द कोज ऑफ एंजाइटी, सबसे पहले कोज क्या है एंजाइटी का वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। प्रोवाइड द एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन एंड द स्प्रे टू कंट्रोल द रनिंग नोज, ठीक है। पेशेंट का जो रनिंग नोज है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी उसको प्रिस्क्रिप्ट मेडिसिन है वो दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें और एंजाइटी को रिलीव करने के लिए डाइवर्शनल डिस्ट्रक्टिव थेरेपीज़ पेशेंट को दी जा सकती हैं, ठीक है। तो उससे पेशेंट का जो एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट है वो रिलीव होगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एंड डिजीज कंडीशन। इन्फेक्शन अगर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है या इन्फ्लामेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है ना, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज। उसके रिगार्डिंग जो इंटरवेंशन है, ठीक है, वो किए जाते हैं कि रेगुलर टेम्परेचर चार्टिंग करना, ठीक है। अगर एंटीपायरेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है वो एडमिनिस्टर करना, कोल्ड स्पंजिंग देना पेशेंट को। एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो चेंज की जा सकती है, क्लोथिंग कंफर्टेबल क्लोथिंग के लिए सजेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लो एजुकेशन, अवॉइडेंस ऑफ द प्रिकॉशंस, ठीक है। तो रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन कब होंगे, जब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा या जो प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को
नहीं रखा जाएगा, अवॉइड किया जाएगा, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलर्जिक अस्थमा, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, हियरिंग लॉस, साइनोसाइटिस, ये सब हो सकते हैं। इनको प्रिवेंट करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाए डिजीज़ का एज सून एज पॉसिबल, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दिया जाए पेशेंट को कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेज़र हैं, क्या क्या उसको प्रिवेंटिव मेज़र यूज़ करने हैं, किस तरह से अवॉइड होना है एक्सपोजर के, एलर्जन के एक्सपोजर से। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाएंगे, प्रॉपर मेडिकेशन दी जाए, मेडिकेशन के अगर साइड इफ़ेक्ट हैं तो उनको अर्ली आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम जो है वो किए जाए। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है तो कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जा सकता है। अगर फिर भी प्रिकॉशंस नहीं रखे जाएं, ठीक है, या किसी भी तरह का जो है जैसे पेशेंट बैड हैबिट जो है स्मोकिंग वगैरह इनको नहीं छोड़ता है तो उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपको रिनोपैथी या राइनाइटिस के बारे में जो है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।